कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और विदेशी देश के कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम को समझने की कोशिश करें। वो छोटा सा पार्ट है और उसके बाद में हम आगे किस प्रकार से विकास हुआ भारत में संविधान का, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देखते हैं जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में। जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन या जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उसकी अगर कुछ विशेषताओं की बात करें तो उसकी विशेषता में सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि 1999 1990 1919 में वाइमर गणतंत्र बना है। कौन सा गणतंत्र बना? वाइमर। और इस वाइमर गणतंत्र में जो संविधान में जो बातें लिखी गई थी, उस संविधान में लिखी गई बातों का दुरुपयोग किया गया हिटलर के द्वारा। और जो प्रमुख बात थी, उस बात में एक बात थी कि आपातकाल के समय में मूल अधिकार जो रहेंगे वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई। और साथ में ये भी बात लिखी गई थी कि आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये जब दो बात बोली गई, घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है मतलब उसके विवेकाधीन स्थिति, जब ये दो बात बोली गई तो इन दो बातों का उपयोग हिटलर ने किया। और यही बात को ध्यान में रखकर कि भैया इन दो बातों का उपयोग करके 1939 से लेकर 1945 तक के जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला, उसमें जर्मनी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी को कहीं ना कहीं हताहत होना पड़ा। जर्मनी को दो भागों में बंटना पड़ा, एक पश्चिमी जर्मनी और एक पूर्वी जर्मनी, जिसमें एक युद्ध के बाद में साम्यवादी देश के पास में था और एक पूंजीवादी देश के पास में था। पूंजीवादी देश के पास जो जर्मनी था उसका विकास हुआ, परंतु साम्यवादी जर्मनी जिसके पास था उसके कारण पूर्वी जर्मनी का विकास नहीं हो पाया। तो ये सब बात जब उनको पता थी तो इस बात को ध्यान में रखकर जब नया कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का बनाया गया तो उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा इस बात को ध्यान में रखा गया कि एक ही व्यक्ति के पास में शक्ति का केंद्रीकरण ना हो। यदि एक ही व्यक्ति के पास शक्ति का केंद्रीकरण होगा तो स्वाभाविक रूप से फिर से वही स्थिति पैदा होगी जो कहीं ना कहीं हिटलर के समय में हिटलर के द्वारा संविधान के कुछ लूप्स का प्रयोग करके, कुछ कमी का प्रयोग करके किया गया। वैसी स्थिति उत्पन्न हुई। तो जर्मनी के संविधान की खास विशेषता है कि जर्मनी का संविधान एक संसदीय व्यवस्था को लिए हुए है। कैसी व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था को लिए, और संसदीय व्यवस्था भारत में भी है। चलो कोई दिक्कत नहीं। साथ में ये संघात्मक है। फेडरल सिस्टम, संसदीय व्यवस्था है, संघात्मक है। और इसमें जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति जो रहता है वो प्रमुख रहता है। कैसा रहता है? प्रमुख। और राष्ट्रपति प्रमुख रहता है, परंतु केवल सिंबॉलिक या केवल नाम मात्र का। सभी शक्तियां रहती है चांसलर के पास। किसके पास रहती है? चांसलर। जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री रहता है, वैसे वहां पर चांसलर कहा जाता है। जैसे एंजेला मार्केल जो विश्व की सबसे ताकतवर महिलाओं में गिनी जाती है। आया आपको समझ? ठीक है, आपने ये देख लिया संसदीय व्यवस्था होती है और संघात्मक वहां का राज्य का सिस्टम है। ठीक है, वहां पर आपको एक और खास जो प्रणाली आपको दिखाई देगी, वो खास प्रणाली आपको ये कि वहां पर संसदीय व्यवस्था में दो सदन रहेंगे। संसदीय व्यवस्था में दो सदन, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन, लोअर हाउस और अपर हाउस। कोशिश की गई है कि दोनों की शक्ति बराबर हो भारत में, जैसे कि, परंतु बहुत सारी जगह पर लोअर हाउस की शक्ति को उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की गई।
जैसे आप हमारे देश की संविधान में संसद को पढ़ेंगे आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 222 तक के, भाग नंबर 5 में, तो हम उसमें संसद में आपको जब लोअर हाउस और अपर हाउस बताएंगे तो लोअर हाउस और अपर हाउस की कहाँ कहाँ पर बराबरी है, कहाँ पर लोअर हाउस ज्यादा बड़ा है, कहाँ पर अपर हाउस ज्यादा बड़ा है, ये जब बताएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आर्टिकल 79 से लेकर 122 तो यही बात आपको यहाँ पर भी ध्यान में रखनी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे हमारे यहाँ पर वोट देने का अधिकार है सभी नागरिकों को सार्वभौमिक रूप से, ना धर्म, ना जाति, ना लिंग, ना भाषा, ना क्षेत्र, निवास, इस किसी भी आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। यहाँ पर भी ऐसा ही है, पर यहाँ पर वोट देने का अधिकार केवल एक नहीं है बल्कि दो है, एक नहीं बल्कि दो। अगर कोई मताधिकार, जिसको मत प्राप्त मताधिकार देने का अधिकार है, तो वो सबसे पहले अपने जिले में निर्दलीय व्यक्ति जो रहेगा उस व्यक्ति को वोट देगा, और दूसरी बात, वो दूसरा वोट जो दल की पसंद है उस व्यक्ति को देगा। तो इस माध्यम से दो प्रकार के लोग निचले सदन में पहुंचते हैं, एक जिनका संबंध दल से नहीं रहता है, जो व्यक्तिगत उस व्यक्ति की क्या पसंद रहती है वो, और एक दल की पसंद से पहुंचता है। ये उसकी खास विशेषता है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की। जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है, संसदीय व्यवस्था में बहुत बहुत सारा मिलता है। अध्यक्षीय प्रणाली है कि संसदीय प्रणाली आपको यहाँ पर क्लियर होते चला होगा। जो वहाँ का राष्ट्रपति है सिंबॉलिक है, जैसे हमारे यहाँ पर भी सिंबॉलिक है। वहाँ पर चांसलर प्रमुख है और वो पूरे निर्णय लेता है अपनी मंत्रिपरिषद के से। तो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख है, वो पूरे निर्णय लेता है अपनी मंत्रिपरिषद के साथ। पर एक ही जगह पर हमें बहुत अधिक अंतर दिखाई देता है, वहां पर मत देने की प्रणाली। हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्र चुनाव हो रहा है सांसद का, तो वहां पर सांसद का चुनाव हो रहा है तो वहां पर केवल एक ही वोट देने का अधिकार है। पर जर्मनी में ऐसा नहीं है, जर्मनी में 2 वोट देने का अधिकार पर व्यक्ति को है। एक वो दल के कैंडिडेट को देता है और एक निर्दलीय व्यक्ति को देता है जो उसके जिले का रहता है। तो ये बात कहीं ना कहीं जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन की थी। अब इसके बाद में आते हैं जो हमारे लिए पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है कि हमारे यहाँ पर जो संविधान का निर्माण हुआ। अब वो संविधान का निर्माण हुआ 1946 में, संविधान सभा के द्वारा शुरू किया गया, और संविधान सभा की डिमांड बहुत समय पहले से आने लगी थी। तो हमने कई सारे देशों के संविधान को पढ़ लिया, मतलब बताने का उद्देश्य था कि ये बातें मैं आपको विशेषताओं के साथ में ही बता सकता था, पर बताने का उद्देश्य ये था कि बैकग्राउंड बन जाए थोड़ा सा। जब बैकग्राउंड बन जाएगा तो अपने आप बातें क्लियर होते चले। तो हम अब ये ध्यान में रखते हैं कि हमारे देश में जो संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना एक संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा बना? संविधान सभा के द्वारा, जिसकी मांग कई समय पहले से आ रही थी। कई समय पहले से आ रही थी मतलब संविधान सभा की मांग के विषय में कहा जाता है कि 1934 के करीब करीब एमएन रॉय के द्वारा सबसे पहले भारत में एक संविधान सभा हो, और वो संविधान सभा भारत के शासन के विषय में कुछ मूलभूत कानून बनाए। इसी के बाद जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया कि आजाद भारत का एक संविधान हो। इसके बाद कांग्रेस के द्वारा खुल के कहा गया कि आजाद भारत का एक संविधान। फिर बाद में जब प्रेशर बढ़ने लगा कि भैया संविधान का निर्माण करिए, क्योंकि धीरे धीरे ये परिस्थिति आते चल रही थी कि भैया भारत का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि भारत आजादी के लिए कहीं ना कहीं धीरे धीरे आंदोलन करते जा रहे थे। भारतीय आंदोलन की परिपक्वता बढ़ते जा रही थी,
और इस परिपक्वता ने कहीं ना कहीं ये निश्चित कर दिया था, सुनिश्चित कर दिया था कि भारत कुछ ही समय में आजाद होने वाला है। पर आजाद हो तो आजादी के बाद में भारत स्थिर रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि भारत कानून के अनुसार चले, और कानून के अनुसार चले तो भारत में कानून का शासन अंग्रेजों के आने के बाद छोटे ही रूप में से ही आ चुका था। क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों के भारत में आने के बाद में उन्होंने बक्सर का युद्ध जब लड़ा, तो बक्सर के युद्ध के बाद में कंपनी के शासन को हटाते हुए वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जो कहीं ना कहीं कानून के शासन को कहीं ना कहीं भारत में स्थापित करता है। उसके बाद में चार्टर पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया 1784 का। चार्टर एक्ट की श्रृंखला लाई गई 1793, 1813, 1833, 1853, जो कहीं ना कहीं भारत में कानून के शासन को लाते थे। इसी के बाद में 1857 का जब विद्रोह हुआ तो महारानी की घोषणा पत्र है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 का है, फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 का है, फिर बाद में मार्लियामेंटो एक्ट आया 1909 का, मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का, साइमन कमीशन 1927, उनकी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। तो ये कहीं ना कहीं भारत में कानून के शासन को कहीं ना कहीं स्थापित करने वाले मूलभूत अधिनियम थे, और छोटे ही रूप में से ही कहीं ना कहीं कानून के शासन को इन्होंने स्थापित किया। तो ये बात उठकर आई कि भारत जब आजाद होगा तो किस प्रकार का शासन होगा। तो इस बात को कहने के लिए संविधान के निर्माण की बात की, और संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा करने की बात की, जिसके पहली बात जो सबसे पहले उठाया था वो गांधी के शब्दों में कहीं ना कहीं गिना जाता है। जब 1922 के करीब करीब जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ और गांधी जी को जेल हुई, तो उन्होंने कहा था कि भारत में कानून का शासन होना चाहिए और आजाद भारत में एक संविधान सभा के माध्यम से कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। पर मूल रूप से अगर प्रमुख रूप से अगर बातें हम देखते हैं तो एम एन रॉय के रूप में देखते हैं। एम एन रॉय के द्वारा पहली बार कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, फिर कांग्रेस के द्वारा कहा गया, और एक कांग्रेस के द्वारा कहे जाने के बाद में तब तक के 1939 आ चुका था। 1939 आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या होगी, शुरुआत होगी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के बाद में ही जो मित्र शक्तियां थी, मित्र शक्तियां और एक थी ध्रुवीय शक्तियां। मित्र शक्तियों में था ब्रिटेन जो नेतृत्व करता था, सेकंड था फ्रांस, और उसके बाद में था अमेरिका। ब्रिटेन का इस युद्ध में शामिल होना कहीं ना कहीं पूरे उपनिवेशों का शामिल होना, और इस उपनिवेशों के शामिल होने का मतलब यह है कि भारत का भी उसमें शामिल होना, और भारत को शामिल कराने के लिए जरूरी था कि भारत की कुछ बात मांगों को माना जाए, और उन्हीं मांगों को ध्यान में रखकर 1940 के करीब करीब एक प्रस्ताव लाया गया जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। और ये अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य भारत में संविधान के निर्माण की बात करना और भारतीयों को कुछ बड़े ओहदे देना, और साथ में एक और बात जोड़ दी गई कि भारत आजाद होगा तो हम किसी एक ऐसे समुदाय को शासन छोड़कर नहीं जाएंगे जो जिसका विरोध एक दूसरा समुदाय बड़े स्तर पर कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को हम सत्ता छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका विरोध कौन कर रहा था, मुस्लिम लीग, और यही कारण रहा कि अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना गया। और जब अगस्त प्रस्ताव को नहीं माना गया तो ब्रिटेन की हालत और कमजोर होती चली गई, क्योंकि लगातार विश्व में तो वो जर्मनी सेना से हार ही रहे थे, भारत में भी लगातार विरोध के कारण उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। और यही कारण रहा कि उनके द्वारा 1942 के करीब करीब एक प्रस्ताव भेजा गया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। और इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से पहली बात यह कही कि भारत जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, भारत में एक संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो गांधी जी सतर्क हो गए, और गांधी जी पूर्व में किए गए समझौते और उसका टूटन, इन दोनों बातों से कहीं ना कहीं अवगत थे, और इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने कहा गया कि हम भविष्य के वादों पर अब ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। और इसी बात को कहते हुए उन्होंने क्रिप्स मिशन का विरोध किया, और क्रिप्स मिशन का जब विरोध हुआ तो उसके बाद में गांधी जी के द्वारा
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। और इसी के बाद में संविधान सभा की मांग आगे और आई। इसी के बाद में एक और व्यक्ति को 1944 के करीब करीब भेजा गया वेवेल के द्वारा। और वेवेल को जब भेजा गया तो वेवेल का उद्देश्य कहीं ना कहीं भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना ही था। और भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वेवेल योजना प्रस्तुत की गई। शिमला में एक बैठक करी और शिमला में बैठक करके वहां पर एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की, जिसमें वल्लभ भाई पटेल गए थे कांग्रेस की तरफ से, जवाहरलाल नेहरू गए थे और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना गए थे। दोनों के बीच में मतभेद हुए। जब मतभेद हुए तो कहीं ना कहीं वेवेल योजना भी क्या रही, असफल रही। और उसी के बाद में चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का वो हटा और उसकी जगह पर एक नया प्राइम मिनिस्टर आया जो लेबर पार्टी से संबंधित था। और जब लेबर पार्टी के से संबंधित प्राइम मिनिस्टर आया तो उन्होंने सीधे कहा कि हम भारत को कुछ ही वर्षों में आजाद करेंगे और इसी के लिए हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। और इसलिए कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत के संविधान का नहीं बल्कि संविधान सभा का निर्माण। कैबिनेट मिशन को भेजा गया अप्रैल मई के महीने में 1946 में। और अप्रैल मई के महीने में जब उनको भेजा गया तो उन्होंने संविधान सभा में कितनी सीटें हो उनका निर्धारण किया। संविधान सभा में सीटें हो तो उन सीटों में अलग अलग समुदाय का कैसे कैसा वर्चस्व हो वो बताया। उन सीटों पर निर्वाचन कैसे हो उनके बारे में उन्होंने बताया। इन सब बातों को बताने की उन्होंने कोशिश की। जुलाई में चुनाव हुए और जुलाई में चुनाव हो जाने के बाद में दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई। अब ये पहली बैठक हुई दिसंबर नवंबर में। जब पहली बैठक हुई तो उसके बाद का आगे का चिट्ठा में दिखाई देगा। तो मतलब कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारत में संविधान का नहीं बल्कि संविधान सभा का क्या हुआ, निर्माण हुआ। अब हम ये देखते हैं संविधान सभा के निर्माण के विषय में कितना विकास क्रम पीछे से चला है। ये विकास क्रम यदि आपको याद है तो मैं आपके सामने 3 से 4 प्रश्न लिख रखता हूं। आप मुझे उन 4 प्रश्नों का नाम बताइएगा। मैंने लिखा पहला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? दूसरा, चार्टर अधिनियम का सबसे अंतिम चार्टर कब लाया गया? तीसरा प्रश्न, भारत शासन अधिनियम कब लाया गया? भारत परिषद अधिनियम नहीं, हमने कौन सा अधिनियम का, भारत शासन अधिनियम कब लाया गया? ये 3 से 4 प्रश्न है। इन 3 से 4 प्रश्नों को आप सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद में संविधान सभा, तो संविधान सभा को हम पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि भैया संविधान सभा किस प्रकार से बनी, संविधान सभा ने किस प्रकार से कार्य किया और संविधान सभा की आलोचना और विशेषता, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम संविधान के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। संविधान सभा के बारे में पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ तक के यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।